30 डिग्री होता है। यहां पर हमें ये जानने की जरूरत है कि एक राशि में अब कितने नक्षत्र आएंगे, क्योंकि गोले में आप लोगों ने जब इस पिक्चर को देखा था, एक सेकंड मैं पिक्चर ओपन करती हूँ, तो यहां आप देखिए, जहां पर थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखाना चाहती हूँ, जहां पर आप मेष राशि देख रहे हैं उसकी लिमिट को अगर आप जानेंगे तो मेष राशि के बीच में ये नक्षत्रों का स्थान है। गुरुजी मेरा पेन चलना बंद हो जाता है बीच में, ये कोई सेटिंग का दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, जब जी कल से जुड़ेंगी ना, वो लैपटॉप रीस्टार्ट होगा, सब अपने आप सब ठीक हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी। तो एक राशि में 3 नक्षत्र आ सकते हैं, लेकिन 3 नक्षत्र अगर हम लेते हैं तो ये तो मात्रा ये संख्या ज्यादा हो जाएगी। तो इसी की सुविधा के लिए क्या किया गया है, एक नक्षत्र को 4 चरणों में बांटा गया है। एक नक्षत्र को 4 चरणों में बांटने का अर्थ यह हो गया कि 13 डिग्री 20 मिनट को 4 भागों में बांट देंगे और हर एक भाग जो है वो 3 डिग्री 20 मिनट का प्राप्त होगा। तो अगर हमारे पास 3 डिग्री 20 मिनट का एक भाग है तो 30 डिग्री के लिए हमें 9 चरण काफी है। तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझ सकते हैं, अभी मैं और भी डीप में इस चीज को समझाऊंगी कि एक नक्षत्र के पास 4 चरण होते हैं और हर एक चरण 3 डिग्री 20 मिनट का है। तो 3 डिग्री 20 मिनट के 9 चरण एक राशि में 30 डिग्री में फिट हो जाते हैं। अब मैं आपको इस त्रिकोण के सहारे इसी चीज को थोड़ा सा और अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ। एक सेकंड। अगर हम ये कह रहे हैं कि माना अश्विनी नक्षत्र यहां से प्रारंभ हो रहा है और ये 0 डिग्री है, और राशियां भी ऐसे ही होती हैं, इनके बीच में हम 12 राशियों को 3 हिस्सों में बांट देते हैं, 3 चौक 12। तो यहां से यहां तक मान लीजिए मेष राशि है, यहां से यहां तक मान लीजिए वृषभ राशि है, यहां से यहां तक मिथुन राशि और ये कर्क राशि। ये हिस्सा मान लेंगे हम मेष राशि का हिस्सा है, ये वृषभ राशि का हिस्सा है, ये मिथुन राशि का हिस्सा है और ये कर्क राशि का हिस्सा है। अब इसी में हम नक्षत्रों को सेट करने की कोशिश करते हैं। एक एक राशि 30-30 डिग्री का, यानी कि यहां से 30 डिग्री, ये फिर 60 डिग्री और इसी तरह से करते करते यहाँ पर 120 डिग्री तक का मान आएगा। अब हम ये कह रहे हैं कि एक राशि में 9 चरण आएंगे। तो 9 चरण आने का मतलब कितना हो गया कि 3 नक्षत्र आ सकते हैं। तो 3 नक्षत्र कौन से आएंगे, अश्वनी, भरणी और कृतिका। तो अश्वनी के तो चारों चरण यहाँ आ जाएंगे। अश्वनी के, इसको थोड़ा सा और क्लियरली बड़ा बड़ा लिखती हूँ, अश्विनी के तो चारों चरण आ जाएंगे, तो 1 2 3 4। भरणी के भी चारों चरण आ जाएंगे, लेकिन कृतिका का केवल एक ही चरण आ पाएगा। तो यहाँ पर 4 4 1, 4 मतलब अश्विनी के चरण, अश्विनी पूरी तरह से आ गए। अश्विनी के बाद भरणी, भरणी पूरी तरह से मेष राशि में ही आ गए। और कृतिका का केवल एक चरण कहाँ आया, मेष राशि में आया। तो बाकी के कृतिका के 3 चरण कहाँ आएंगे, वृषभ राशि में। तो इस तरह से कृतिका नक्षत्र 2 राशियों को शेयर कर रहा है। और उसके बाद यहाँ पर कृतिका नक्षत्र के बाद कौन सा होता है, अश्विनी, भरणी, कृतिका के बाद रोहिणी के 4 चरणों को हम यहाँ पर ऐसे लिखें।
ये रोहिणी का स्थान हो गया। रोहिणी पूरी तरह से वृषभ राशि में ही है। अश्विनी भरणी कृतिका का मेष राशि में, और कृतिका शेयर कर रही है वृषभ राशि को भी। तो अश्विनी भरणी कृतिका के बाद रोहिणी के चारों चरण वृषभ राशि में। अब कितने चरण हो गए यहाँ? 1 2 3, 3 कृतिका के, 4 रोहिणी के। तो अब यहाँ पर मृगशिरा के 2 चरण होंगे। मृगशिरा के जब बाकी के 2 चरण मिथुन राशि में आएंगे, और मृगशिरा के बाद आद्रा, आद्रा के चारों चरण 1 2 3 4, चारों चरण कहाँ मिलेंगे? मिथुन राशि में। अश्विनी भरणी कृतिका के, कृतिका देखिए शेयरिंग हो रही है यहाँ पे मेष राशि और वृषभ राशि में, और इसी तरह से मृगशिरा की भी शेयरिंग हो रही है वृषभ राशि और मिथुन राशि में। अब अगर मिथुन राशि में देखें तो कितने चरण पूरे हो गए? मृगशिरा के 2, आद्रा के 4, और हमें पता है कि एक राशि में 9 चरण होते हैं, तो 2 और 4 हो गए 6, यानी कि 3 और चरण चल सकते हैं। किसके? मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु। पुनर्वसु का एक चरण कर्क राशि में होगा, और अगले 4 चरण कौन से होंगे? पुष्य नक्षत्र के। और पुष्य नक्षत्र के बाद चारों चरण हमें आश्लेषा नक्षत्र के कर्क राशि में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से जब आप लिस्ट बनाएंगे तो हर तरह से चरणों का हिसाब यहाँ पर समझ आ जाएगा। कर्क राशि के बाद सिंह राशि आती है, सिंह के बाद कन्या, कन्या के बाद तुला, तुला के बाद वृश्चिक। तो सेम अगर हम इनको यहाँ पर 30-30 डिग्री की राशियां मान रहे हैं और लिख रहे हैं इस त्रिकोण में, तो यहाँ पे कर्क के बाद सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि। फिर से यहाँ पर हम क्या करते हैं? इनको नक्षत्रों को सेट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर ये सारा लिखने से हमें पूरा ये तो पता चल गया कि 4 4 1, 3 4 2, 2 4 3 और 1 4 4। पहली राशि में नक्षत्र ऐसे हैं, दूसरी में ऐसे, तीसरी में ऐसे, चौथी में ऐसे। अब जब हम दूसरी रो का ये लिस्ट बना रहे हैं तो भी हमें यही संख्या प्राप्त होगी। देखिए सिंह राशि में जो पहला नक्षत्र है वो है मघा। मघा के चारों चरण। मघा के बाद कौन सा चरण नक्षत्र आता है? पूर्व फाल्गुनी। यहाँ पे मैं छोटा छोटा लिख रही हूँ, पूर्व फाल्गुनी। पूर्व फाल्गुनी के भी चारों चरण। अब 4 और 4 8, 8 पूरे हो गए। तो उत्तर फाल्गुनी का तो केवल एक ही चरण आ पाएगा, तो उत्तर फाल्गुनी। उत्तर फाल्गुनी के बाकी के 3 चरण कन्या राशि में सेट होंगे। उसके बाद उत्तर फाल्गुनी के बाद हस्ता के चारों चरण यहाँ आ जाएंगे, और फिर चित्रा के 2 चरण कन्या राशि में आते हैं। तो फिर से वही सीक्वेंस बना, 4 4 1, 3 4 2। इसी प्रकार तुला राशि में जब हम देखेंगे तो चित्रा के बचे हुए 2 चरण, और चित्रा के बाद कौन सा नक्षत्र आता है? स्वाति। स्वाति के चारों चरण, और विशाखा का 1 2। ये हो गए 4 और 2 6, 7 8 9, 3 चरण। अब यहाँ पर इस रो में वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में पहला चरण जो होगा वो विशाखा का। फिर नेक्स्ट 4 चरण होंगे किसके? अनुराधा नक्षत्र के। और अनुराधा नक्षत्र के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र के चारों चरण। इस तरह से ये 240 डिग्री पर ये कंप्लीट हो जाएगा। सीक्वेंस वही बना, 4 4 1, 3 4 2, 2 4 3, 1 4 4।
इसी तरह से हम आगे की 4 राशियों को भी समझ सकते हैं। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि, धनु राशि के बाद मकर राशि, मकर राशि के बाद कुंभ राशि और कुंभ राशि के बाद मीन राशि। यहां मैं लिख देती हूँ, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। चरणों की संख्या वही 9 ही रहनी है। तो 1 2 3 4 कौन सा नक्षत्र होगा यहाँ पर? मूला। मूला के बाद पूर्वाषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ा के 4 चरण और 1 चरण उत्तराषाढ़ा का। लेकिन उत्तराषाढ़ा के पास तो 4 चरण है ना, लेकिन धनु राशि में केवल 1 चरण आया, बाकी के बचे हुए 3 चरण मकर राशि में आएंगे उत्तराषाढ़ा के। और उत्तराषाढ़ा के बाद हमारा श्रवण नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र के 4 चरण यहाँ पर। तो जब हम इनको गिन रहे हैं तो 3 और 4 7, तो 2 चरण आएंगे इसके धनिष्ठा के, और धनिष्ठा के नेक्स्ट 2 चरण कुंभ राशि में आ जाएंगे। धनिष्ठा नक्षत्र पूरा हो गया। इस तरह से जो कैलकुलेशन हुई वो 30 डिग्री की एक राशि में 9 चरण डालकर नक्षत्रों का स्थान भी प्राप्त हो गया। कुंभ राशि में धनिष्ठा के बाद 1 2 3 4 शतभिषा के 4 चरण, और फिर शतभिषा के बाद पूर्व भाद्रपदा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 3 चरण किसके आए? पूर्व भाद्रपदा। अब जो ये मीन राशि हुई वहां पर 1 चरण पूर्व भाद्रपदा, 4 चरण उत्तर भाद्रपदा और 4 अंतिम चरण रेवती नक्षत्र के होंगे। सीक्वेंस फिर वही बना, 4 4 1 3 4 2 2 4 3 और 1 4 4। अब कोई पूछ सकता है कि, प्रश्न उठ सकता है कि हम इतना क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम इन्हीं के सहारे कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र में है और फिर उसका प्रभाव कैसे होगा, ये हमें जानने के लिए ये कैलकुलेशन करनी होती है, इसलिए हम इनको जरूर जानते हैं। आशा है आप लोगों को ये समझ आया होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई प्रश्न हो तो हम पूछ सकते हैं। चलो जी, 13 डिग्री के बाद हम 20 मिनट पढ़ते हैं, तब डिग्री में उसको इस समय को डिग्री को क्या समय हाँ, बोलेंगे? जैसे मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहली ही कक्षा में ये बताया था कि जैसे हम लोग एक कागज का नाप लेना होता है हमें, तो हम कहते हैं कि ये 10 इंच का है और 4 इंच का ऐसे है। लेकिन जो गोलाकार चीजें होती है ना, उनको हम ऐसे इंच में किलोमीटर में ऐसे नहीं नाप सकते, उनको हम अंशात्मक मान में लिखते हैं। जैसे हम छोटे बच्चे थे ना, तो हमें एक डी दिया जाता था और डी से कहते थे कि 30 डिग्री का कोण बनाकर लाओ, 60 डिग्री का कोण बनाकर लाओ, 90 डिग्री का कोण बनाकर लाओ, 120 डिग्री का कोण बनाकर लाओ। तो वो हमें यही सिखाना चाहते थे कि अंशात्मक दूरियों को कैसे लिखें। जो चीजें गोलाकार होती हैं उनको हम, और हमारी पृथ्वी भी गोलाकार है, ब्रह्मांड भी गोलाकार है, तो इसमें क्या होता है, अब जो पूरी पृथ्वी और ये सब ब्रह्मांड है, ये भी एक घड़ी की तरह काम कर रहा है। जो घड़ी हम हाथ में पहनते हैं उसमें भी ये अंशात्मक मान, पहला होता है अंश, फिर होता है मिनट, फिर होते हैं सेकंड्स, इनको माना जाता है। इसलिए यहाँ पर एक राशि जो 30 अंश की होती है और एक नक्षत्र को माना गया है, माना क्योंकि ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, 13 डिग्री 20 मिनट के मान पर एक नक्षत्र आता है।
छवि जी, तो फिर सूर्य पृथ्वी की दूरी अगर नापना हो तो हम फिर मीटर और किलोमीटर में क्यों उसका कैलकुलेशन करते हैं? तो उसको हम साधारण उसमें करने के लिए कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन किया जा सकता है। देखिए, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को नापते हैं तो डायरेक्ट तो कोई फीता रख के तो नहीं नाप रहे हैं ना, उसको नापा वैसे प्रकाश वर्ष में जाता है। जैसे हमने कल की कक्षा में सुना था, पढ़ा था कि प्रकाश वर्ष में ही नाप लिया जाता है। और सूर्य का प्रकाश अगर 8 मिनट 19 सेकंड ले रहा है पृथ्वी तक आने में, तो उसके कैलकुलेशन के द्वारा फिर हम उसको कन्वर्ट करते हैं अपनी सुविधा के लिए। इस तरह से देखा जाता है। आगे बढ़े हम लोग। जी जी, अब देखिए, जैसे हमने ये जाना इस त्रिकोण के सहारे कि यहाँ पर कुछ नक्षत्र ऐसे हैं जो शेयरिंग कर रहे हैं राशियों में। जैसे यहाँ अगर हम लिस्ट में देखें तो कृतिका नक्षत्र, और यहाँ देखें तो मृगशिरा नक्षत्र, और यहाँ देखें तो पुनर्वसु नक्षत्र। और इसी लिस्ट में जब सिंह राशि के बीच में यहाँ देखते हैं तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, और इधर कौन सा नक्षत्र शेयरिंग करता है? चित्रा नक्षत्र। और चित्रा नक्षत्र के साथ यहाँ पर कौन से नक्षत्र, कोई बताएगा अगर लिखा है तो? विशाखा नक्षत्र। और विशाखा नक्षत्र के बाद यहाँ देखिए उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, और यहाँ पर धनिष्ठा नक्षत्र, और यहाँ पर पूर्व भाद्रपद। इसी तरह से जब हम नक्षत्रों के वर्गीकरण को भी जानेंगे तो हम देखेंगे कि इसीलिए मृगशिरा नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र और जो मंगल के नक्षत्र हैं चित्रा नक्षत्र को द्विपाद नक्षत्र भी कहा गया है। और कृतिका को पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद, उत्तराषाढ़ा, इन्हें क्या कहा गया है? त्रिपाद नक्षत्र। ये चीज आप लोग नक्षत्रों का वर्गीकरण जब पढ़ोगे तो उसमें जानोगे। अब यहाँ पर जो हमने ये लिस्ट बनाई थी जिसमें हमने ये जाना था कि अंशात्मक मान कितना होता है और उनके स्वामी कितने होते हैं, इनके दशा वर्ष भी होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या जाना कि अश्विनी, मघा और मूला के स्वामी केतु देव होते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता रही थी ना कि इन्हीं से ही दशाओं की कैलकुलेशन की जाएगी। तो एक बार आप ये भी नोट कर ले कि केतु देव की दशा 7 वर्ष की होती है। केतु देव की दशा 7 वर्ष की होती है। शुक्र देव की दशा 20 वर्ष। सूर्य देव की दशा वर्ष 6 होते हैं, 6 वर्ष। इसी प्रकार चंद्र देव की दशा वर्ष होते हैं 10 वर्ष। मंगल देव के दशा वर्ष भी 7 वर्ष होते हैं केतु देव की तरह। राहु देव के दशा वर्ष 18 वर्ष होते हैं। गुरु बृहस्पति के दशा वर्ष 16 होते हैं। और शनि देव के 19 वर्ष और बुध देव के 17 वर्ष। इस प्रकार टोटल करने पर 120 वर्षों की विंशोत्तरी दशा, ये विंशोत्तरी दशा की प्रणाली में आया आता है। विंशोत्तरी का अर्थ ही 120 है। तो 120 वर्ष मनुष्य की आयु को माना गया है। इसी तरह से और भी दशाओं को निकालने के तरीके हैं। जैसे योगिनी में 36 ईयर्स को माना गया, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे।
छवि जी, अगर किसी व्यक्ति की आयु अगर 130-35 बरस हो जाता है, 130 बरस हो जाता है, तो फिर उसकी रिपीट। महादशा का निर्धारण कैसे करेंगे? देखिए हम लोग तो वैसे कलयुग में हैं, अगर ईश्वर का आशीर्वाद रहा तो 120 से ज्यादा भी जी सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो फिर वो रिपीट होता है। जैसे जब हम जैमिनी दशाएं पढ़ते हैं तो उसमें 12 साल 12 राशियों की ही दशा होती है। तो उसमें अगर वो पूरी हो गई 12 राशियों की दशा तो पुनः प्रारंभ हो जाती है। इसी प्रकार से जब 36 साल की योगिनी दशा वर्ष हम लोग पढ़ते हैं तो 36 साल से तो ज्यादा ही होती है ना हर मनुष्य की आयु। तो 36 साल के बाद वो रिपीट हो जाती है। योगिनी दशा वर्ष के बारे में अगर किसी को थोड़ा सा भी ज्ञान है तो वो जान सकता है कि जब मंगला पिंगला उल्का इनकी सब दशाएं आती है तो फिर वो रिपीट होती है। यानी तो अगर यहाँ किसी व्यक्ति की आयु 123 वर्ष मान लीजिए कि हो जाता है, तो ईश्वर करे उसका सभी की निर्धारण आयु इतनी है। जी मैं कह रही हूँ कि ईश्वर करे सभी की आयु इतनी हो, लेकिन आज के समय में तो आयु का आप समझ ही रहे हैं, तो ऑन एवरेज 75 साल से ज्यादा कोई। हम तो कह रहे हैं कि ईश्वर करे कि सबकी आयु 135। छवि जी, मेरे वाइफ के जो बाबा आपके है अभी प्रश्न बिल्कुल 116 ठीक है, ये रिपीट होता है ये। यानी 120 बरस के बाद फिर केतु की महादशा उसकी शुरू हो जाएगी। जी देखिए, अगर किसी का जन्म माना मंगल की दशा में हुआ है, जी ठीक जी है, जी तो और उसकी जी। आयु 120 हो गई, यानी कि चंद्रमा की दशा तक पूरा हो गया। उसके बाद फिर से पुनः मंगल की दशा ही प्राप्त होगी। अब यानी इतने मंगल की भाग्यशाली दशा से होने भी स्टार्ट तो हुआ है तो चाहिए। 120 बरस उसका चंद्रमा में समाप्त हो जाएगा। हाँ जी, अगर उसकी महादशा जो मंगल से स्टार्ट हुई है हाँ जी। तो उसकी महादशा 120 बरस के बाद फिर चंद्रमा में समाप्त हो जाएगी। चंद्रमा के बाद फिर पुनः मंगल आ जाएगी, मंगल के बाद तो और फिर वो मंगल में ईश्वर आ की जाएगा। कृपा हुई अब तो फिर राहु की मंगल में। दशा आएगी, फिर से गुरु की जी दशा जी आएगी, ठीक है। फिर से शनि की दशा। ये ठीक सीक्वेंस है, ठीक चलता रहेगा, है ना। ये तो गोला ठीक है है ना, ठीक जैसे कहते हैं ना है। जी पृथ्वी जी जी गोल है, मनुष्य फिर से वहीं आ जाता है। ये कहावतें हैं कुछ हमारे कही जाती हैं बड़े बुजुर्गों के द्वारा कि ये जी जी सर्कल जी तो लाइफ का सर्कल चलता ही रहता है। जी जी। इवन हमारे गुरुजन तो ये भी कहते थे कि जैसे अगर किसी का जन्म चंद्रमा की दशा में हुआ है, और चंद्रमा की दशा तो वैसे 10 वर्ष की होती है, लेकिन उसको केवल 2 वर्ष ही भोगने को मिले हैं, तो 8 वर्ष वो पिछले जन्म में भोग कर आया है। इस तरह की बातें भी की जाती हैं, पर कितनी सच्चाई है ये ईश्वर ही जानते हैं, इसको हमें जानने जब की। विंशोत्तरी दशा हम निकालते हैं तो गर्भांतर दशा निकलती, गर्भ में ही उतना बिल्कुल भूत हो गया। निकालते हैं, बिल्कुल निकालते हैं। वो चीजें भी हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम लोग बहुत इनिशियल पॉइंट पे हैं। आशा है ये टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसके बाद हम लोग कोशिश करते हैं कुछ नया पढ़ने की, और ये जो हम नई चीज आज अभी शुरू करने वाले हैं ये है समय से संबंधित। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस सृष्टि की रचना किसने की है? ब्रह्मा जी। हाँ जी, ब्रह्मा जी ने। तो ब्रह्मा जी के बारे में आज हम यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे कि ब्रह्मा जी ने कहा कि पृथ्वी पर 4 युग होंगे। ब्रह्मा जी सृष्टि के निर्माता हो गए, इनको प्रणाम भी कर लेते हैं। ब्रह्मा की आयु के बारे में भी बात होती है, कितनी इनकी आयु है, इसको भी हमें जानने की जरूरत होगी। हमने जब कोर्स का डिसाइड किया था तो हमने उसमें ये चीज डिसाइड की थी कि हम इसके बारे में जानें। ये कहा जाता है कि 4 युग होते हैं, जिसमें पहला युग है सतयुग, दूसरा है त्रेता युग, तीसरा आप सभी जानते हैं द्वापर युग, और चौथा युग होता है
कलियुग। ये क्या माना गया है। अब हमें कैसे पता चला, ये सब हमें पुराणों से पढ़कर पता चलता है। वेदों पुराणों में इसके संख्याओं को लिखा गया। सतयुग के जो वर्ष कहे गए हैं वो 17,28,000 वर्ष कहे गए, और त्रेता तो कहे गए हैं 12,96,000। ये एक जीरो और लगानी चाहिए। इसी तरह से द्वापर के 8,64,000 वर्ष, और कलियुग के बिल्कुल आधे 4,32,000। ये कहा जाता है कि जब हम इन सबको जोड़ते हैं तो एक महायुग पूरा होता है। एक महायुग, चारों को जोड़ देंगे तो जोड़ने पर आता है 43,20,000 वर्ष। अब ऐसे ऐसे कितने 1,000 महायुग जब होते हैं तो एक कल्प बनता है। यानी कि 1,000 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, एक सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, इस तरह से जब 1,000 महायुग खत्म होंगे तो एक कल्प बनता है। और ब्रह्मा जी का एक दिन, ब्रह्मा जी का एक दिन 2 कल्प के बराबर है। एक दिन का मतलब क्या हुआ, एक अहोरात्र। अहोरात्र मीन्स आप सभी जानते हैं दिन और रात मिलाकर 2 कल्प होते हैं। यानी कि 2,000 महायुग बीतते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है। और इसी एक दिन को अगर हम देखें कि एक वर्ष कितने में बनेगा, ये तो एक दिन की बात है। कृपया म्यूट कर लीजिए। तो जब 2 कल्प हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, एक दिन। और अगर हम एक ब्रह्म वर्ष की बात करें, ब्रह्म वर्ष, तो उसको 360 से गुणा कर दीजिए, यानी कि 720 कल्प बीतेंगे तब ब्रह्मा जी का एक वर्ष होगा। और इस तरह के जब 1,000, ये जो 720 हैं, ऐसे ही 1,000 ब्रह्म वर्ष होते हैं तो यह ब्रह्मा की आयु है। ब्रह्मा जी की आयु इतनी है। और इसका पंचांगों में इसकी गणना को लिखा रहता है। जैसे हाल ही में मैं एक पंचांग पढ़ रही हूँ और इस पंचांग का नाम है चिंताहरण जंत्री। ये सबने देखा भी होगा। इसमें जब शुरू में हमारा संवत्सर चेंज होता है तो संवत्सर का फल हर पंचांग में स्टार्टिंग में दिया ही होता है, हर पंचांग में। तो जब उस पेज को आप पढ़ेंगे तो ये ब्रह्मा जी के वर्षों के बारे में आप बहुत आराम से, बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ पर मैंने बताया है, इसको पढ़ा जा सकता है। तो सोचिए कि